सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। सीटेट जुलाई 2024 के लिए हमारी इंग्लिश पैडागोजी की इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। इंग्लिश पैडागोजी की ये क्लास नंबर 8 है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग इन इंग्लिश। तो अलग अलग जो टीचिंग होती है इंग्लिश में, अलग अलग चीज़ों को हम पढ़ाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वे कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या उद्देश्य होते हैं, वहाँ से सीटेट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं अगर पूरे पेपर की हम बात करें तो देखो प्रोज टीचिंग होता है, पोएट्री टीचिंग होता है, ग्रामर टीचिंग होता है, कंपोजिशन टीचिंग होता है, लिटरेचर टीचिंग होता है, वोकैबुलरी टीचिंग होता है। तो ये चीज़ें आपके पेपर में बार बार पूछी जा रही हैं, इनसे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछे जा रहे हैं। तब हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं अपनी इस क्लास में, और साथ ही देखेंगे कि यहाँ से सीटेट किस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा सीटेट यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीटेट बार बार पूछ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोज टीचिंग क्या होता है, जिसे हम हिंदी में गद्य शिक्षण बोलते हैं, प्रोज टीचिंग। अब प्रोज क्या होता है? लिटरेचर की ऐसी फॉर्म जो ग्रामर के बेसिक रूल्स को फॉलो करती है और जिसके पठन में हम कोई रिदम नहीं रखते, कोई गायन वगैरह नहीं करते। लिटरेचर की ऐसी फॉर्म जिसे हम जनरली पढ़ते हैं, गाते नहीं हैं उसे, और जो ग्रामर के रूल्स को फॉलो करती है। रूल्स कैसे? वर्ड्स आपस में मिलकर सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस आपस में मिलकर पैराग्राफ बनाएंगे। लिटरेचर की उस फॉर्म को हम प्रोज बोलते हैं। इन राइटिंग, prose refers to any written work that follows a basic grammatical structure as words arranged into sentences and paragraphs and that has not rhythmic sound। राइटिंग में प्रोज रेफर करता है किसी भी ऐसे रिटर्न वर्क को जो ग्रामर की बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिसमें वर्ड आपस में मिलकर सेंटेंस और पैराग्राफ बन जाते हैं और जिसके पठन में कोई रिदमिक साउंड नहीं है, गायन नहीं होता, उसे हम गद्य बोलते हैं। प्रोज क्यों पढ़ाते हैं हम बच्चों को? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोज टीचिंग। प्रोज टीचिंग के क्या हमारे एम्स व ऑब्जेक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीटेट क्वेश्चन पूछता है। मस्क मैंने आपको कल बताया था, कहीं पर भी लैंग्वेज की बात आएगी हम मस्क को हमेशा फॉलो करेंगे। हमारे जो प्रोज टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वे भी मस्क को ही फॉलो करते हैं। एम से मतलब होता है हम बच्चों को मोरल्स वैल्यू सिखाते हैं, मोरल सिखाते हैं। यू से मतलब होता है हम बच्चों को भाषा प्रयोग करने सिखाते हैं। एस से मतलब होता है हम बच्चों को स्किल्स सिखाते हैं, जो लिंग्विस्टिक स्किल्स होती हैं। सी से मतलब होता है हम बच्चों को क्रिएटिव बनाते हैं प्रोज पढ़ाकर। प्रोज टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? ये 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रोज टीचिंग के। इन्हीं के बारे में अब एक एक पॉइंट में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा टू डेवलप लिंग्विस्टिक स्किल्स। बच्चों को हम प्रोज क्यों पढ़ाते हैं, प्रोज टीचिंग क्यों करते हैं? हम बच्चों की लिंग्विस्टिक जो स्किल्स हैं उन्हें डेवलप करना चाहते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो 4 लिंग्विस्टिक स्किल्स होती है, जिन्हें हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग LSRW बोल देते हैं, उनका विकास करना है, और ये S वही बताता है। इट डेवलप्स फ्लुएंसी एंड इंटोनेशन वाइल रीडिंग। बच्चे जब पढ़ रहे हो तो उनके पठन में फ्लुएंसी एंड इंटोनेशन आ जाए, बच्चे उतार चढ़ाव के साथ पठन कर सके। रीडिंग क्या होता है? एक स्किल होता है, ये आगे हमारा स्किल को इंडिकेट करता है। टू अनेबल दैम टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट, बच्चों को इस लायक बनाना जिससे कि बच्चे संदर्भ में पठन कर सकें। किसी शब्द का क्या अर्थ किस पैराग्राफ में निकल रहा है, बच्चे उस पैराग्राफ के संदर्भ में, उस पैराग्राफ के संबंध में उसका शब्द का अर्थ निकाल सके, उसे ही हम कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। किसी चीज़ के संबंध में जब हम किसी चीज़ का पठन करते हैं उसे हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। यहाँ पर भी हम रीड कर रहे हैं और रीड करना भी हमारा एक स्किल ही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टू डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन पावर। बच्चों की क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना, जो कि हमारा सीधा सीधा सी कह रहा है। सी कहता है आपको क्रिएटिविटी बढ़ानी है बच्चों की। क्रिएटिविटी से मतलब हो जाता है दिमाग का, बौद्धिक पावर हमें बच्चों की बढ़ानी है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक देम अवेयर ऑफ द यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। जो भाषा की डिफरेंट फॉर्म होती है और डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उससे बच्चों को बताना, उस चीज़ के बारे में बच्चों को बताना और उसके प्रयोग के बारे में बच्चों को बताना। यूज, ये वाला यूज आ गया। टू मेक दैम एबल टू यूज द लैंग्वेज इन डिफरेंट सिचुएशंस, ये यूज आ गया, ये यूज आ गया। बच्चों को इस लायक बनाना हमें कि बच्चे भाषा का अलग अलग जगह प्रयोग कर सकें। टू इंक्रीज देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, बच्चों की वोकैबुलरी को बढ़ाना। ये सारे हमारे उद्देश्य होते हैं प्रोज टीचिंग के। बेसिक हम इन उद्देश्यों को 4 पॉइंट में कह सकते हैं MUSC में। ये 4 पॉइंट मेन होते हैं। अगर कोई भी आपका ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो ये 4 चीज़ बढ़ा रहा है, उस ऑब्जेक्टिव को हम अच्छा मानते हैं प्रोज टीचिंग करने के लिए।
बच्चों को मोरल सिखा रहे हो, बच्चों को भाषा को प्रयोग करने के अवसर दे रहे हो, या फिर बच्चों को भाषा प्रयोग करना सिखा रहे हो, बच्चों की स्किल्स डेवलप कर रहे हो, या बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा कर रहे हो। क्रिएटिविटी से मतलब होता है बौद्धिक स्तर ऊंचा करना। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, इन 4 चीजों को हमेशा याद रखो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोएट्री टीचिंग की, पद्य शिक्षण। पोएट्री क्या होता है? अब लिटरेचर की कोई भी ऐसी फॉर्म जिसमें ग्रामर के बेसिक स्ट्रक्चर रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, जिसमें हम कोई भी बात आर्टिस्टिक वे में कहते हैं, जिसके पठन में गायन का प्रयोग होता है, एक रिदम और लय होती है, उस विधा को हम, उस फॉर्म को लिटरेचर की हम पोएट्री कहते हैं। द फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट यूजेज राइम, रिदम, साउंड एंड स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्रेस समथिंग इन एन आर्टिस्टिक वे। जब हम आर्टिस्टिक वे में कुछ प्रेजेंट करते हैं राइम और रिदम के साथ, उस फॉर्म को हम पोएट्री कहते हैं। पोएट्री के बारे में 2-3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाता है, पोएट्री बच्चों में प्लेजर, इंजॉयमेंट, जॉय और अप्रिसिएशन को इम्पार्ट करती है, बढ़ाती है। पोएट्री हम बच्चों को इस वजह से पढ़ाते हैं जिससे बच्चे इंजॉय कर सकें उस पोएट्री को, प्लेजर महसूस कर सके, खुशी हो सके, उन्हें मनोरंजन कर सकें अपना, कि वाह क्या पोएट ने क्या बात कह दी। बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए हम पोएट्री बच्चों को पढ़ाते हैं। एक पॉइंट तो ये हो जाता है। दूसरा पोएट्री का पॉइंट ये होता है, पोएट्री के माध्यम से बच्चे लयबद्ध तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं, क्योंकि पोएट्री में हम रिदमेटिक तरीके से बोलते हैं, एक पूरे लयबद्ध तरीके से बोलते हैं। इस वजह से बच्चे उतार चढ़ाव के साथ लयबद्ध तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं पोएट्री के माध्यम से। 2 पॉइंट ही पोएट्री में इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो पोएट्री प्लेजर प्रदान करती है, एंजॉयमेंट प्रदान करती है बच्चों को। दूसरा, पोएट्री में बच्चे उचित उतार चढ़ाव के साथ रिदमेटिक तरीके से, राइम्स एंड रिदम के साथ पढ़ना सीख जाते हैं। ये 2 चीजें पोएट्री में इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 2 पॉइंट भी वही कहते हैं, पोएट्री इम्पार्ट्स प्लेजर टू द स्टूडेंट। पोएट्री क्या करती है? बच्चों में प्लेजर को पैदा कर देती है, बच्चे खुश हो जाते हैं पोएट्री को सुनकर। पोएट्री टीचिंग मीन्स जॉय, इंजॉयमेंट, प्लेजर एंड अप्रिसिएशन। बच्चे इंजॉय कर सके, इंजॉयमेंट ले सके, बच्चे प्लेजर महसूस कर सके, अप्रिसिएशन, बच्चे पोएट्री की तारीफ कर सके, अप्रिशिएट कर सके, वाह क्या कह दिया पोएट ने। ये 4 चीजें जाती हैं पोएट्री के साथ। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पोएट्री टीचिंग के? अब देखो, ये मस्क तो हमेशा आपके साथ रहेगा ही रहेगा, आप कहीं पर भी लैंग्वेज की बात करें। टू मेक दैम एबल टू अप्रिशिएट एंड इंजॉय द पोएम, वही बात हो जाती है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है कि बच्चे अप्रिशिएट कर सके और इंजॉय कर सके पोएम को। नेक्स्ट है, पोएट्री इम्पार्ट्स प्लेजर टू द स्टूडेंट्स, ये भी वही बात हो जाती है जो ऊपर आ चुका है, कि पोएट्री बच्चों में प्लेजर धारण करती है, बच्चे खुश हो जाते हैं पोएट्री से। पोएट्री टीचिंग इज डन फॉर इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, वही बात आ जाती है, बच्चे पोएट्री को अप्रिशिएट कर सके, इंजॉयमेंट कर सके बच्चे पोएट्री से। इट हेल्प्स इम्प्रूविंग आवर रीडिंग विद स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, वही बात आ गई, बच्चे उचित उतार चढ़ाव के साथ कहाँ पर जोर लगाना है बोलते टाइम, कहाँ पर बहुत हल्का हल्का सा बोलना है, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना सीख जाते हैं। इट डेवलप्स इमेजिनेशन पावर एंड क्रिएटिविटी, ये तो हमारा सी वाला आ गया, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन पावर। मस्क तो हमारे साथ हमेशा रहेगा ही, इसे तो हटाओ, लेकिन पोएट्री के जो मेन पॉइंट है हमें 4 ही हैं, और 4 पॉइंट ये भी वही बात कहते हैं कि बच्चे उतार चढ़ाव के साथ, इंटोनेशन, स्ट्रेस के साथ पढ़ना सीख जाते हैं। पहला तो पॉइंट ये हो जाता है। दूसरा हो जाता है, पोएट्री बच्चों को इंजॉयमेंट के अवसर देती है। ये 2 पॉइंट पोएट्री के साथ आप हमेशा याद रखें। ग्रामर टीचिंग, व्याकरण शिक्षण। अब ग्रामर क्या है? ग्रामर शुद्ध भाषा बोलने की एक कला है। ग्रामर एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा बच्चे शुद्ध भाषा सीखते हैं या शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। ग्रामर कोई बुक नहीं है, न कोई बुक की नॉलेज है, किताबी ज्ञान नहीं है ग्रामर। जनरली बच्चे क्या कहते हैं, ग्रामर क्या होता है? ग्रामर की बुक। ग्रामर कोई बुक नहीं है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ग्रामर लैंग्वेज को शुद्ध रूप में प्रयोग करने की एक कला है। ग्रामर इज द थियरी एंड प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। अगर हम लैंग्वेज का थियरी और प्रैक्टिकल के रूप में एनालिसिस करते हैं तो उस एनालिसिस करने को हम व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण में हम ग्रामर में क्या वो करते हैं, हम लैंग्वेज का एनालिसिस करते हैं। ग्रामर मीन्स एक्यूरेसी। ग्रामर का मतलब ही एक्यूरेसी होता है। अगर हम बच्चों को ग्रामर सिखाते हैं मतलब क्या होता है, उससे भाषा में एक्यूरेसी लाना चाहते हैं उनकी, हम न कि ग्रामर के रूल रटाना चाहते हैं उन्हें। ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर क्या है? एक कला है भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने की। ग्रामर शुड बी टॉट बाय इनफॉर्मल वे इन कॉन्टेक्स्ट थ्रू यूज। हमें बच्चों को ग्रामर इनफॉर्मल वे में पढ़ानी चाहिए,
बच्चों को भाषा का प्रयोग करके कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में। ग्रामर के रूल हमें बच्चों को नहीं रटाने चाहिए। अगर हम बच्चों को ग्रामर पढ़ा रहे हैं, इनफॉर्मल वे में पढ़ानी चाहिए। जैसे ही हम भाषा का प्रयोग कर रहे हो या भाषा के बारे में कुछ बता रहे हो, वहीं पर हमें ग्रामर का 1-2 फॉर्मूला बच्चों को बता देना चाहिए कि ग्रामर में ऐसे ऐसे होता है, लेकिन रूल वगैरह नहीं रटाने चाहिए थ्रू यूज। भाषा का प्रयोग करके ग्रामर सिखानी चाहिए हमें इनफॉर्मल वे में, न कि रूल रटाकर। यह व्याकरण के बारे में था, इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रामर टीचिंग। ग्रामर टीचिंग के क्या उद्देश्य होते हैं? टू मेक देम अवेयर ऑफ करेक्ट लैंग्वेज पैटर्न एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला तो ये हो जाता है, जो भाषा का पैटर्न होता है, लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है, उसके बारे में बच्चों को बताना कि एक्चुअल में हमारे लैंग्वेज का ये पैटर्न है, ये स्ट्रक्चर है। एक WH वर्ड होता है, एक हमारा इंपेरेटिव वर्ड होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, WH सेंटेंसेस होते हैं। अगर शुरू में किसी में हम मॉडल रख दें, उसका मतलब होता है कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स और पैटर्न के बारे में बच्चों को बताना। टू अनेबल दैम टू स्पीक्स एंड राइट लैंग्वेज करेक्टली, इसका मतलब वही हो जाता है कि बच्चों को इस योग्य बनाना, बच्चे भाषा का करेक्टली प्रयोग कर सकें। टू डेवलप देयर साइंटिफिक एटीट्यूड टुवार्ड्स लैंग्वेज, बच्चों को इस लायक बनाना कि बच्चे लैंग्वेज को इस तरह से देख सके जिस तरह से एक साइंटिस्ट देखता है किसी चीज़ को, कि भाषा कैसे काम कर रही है, कैसे करती है। लैंग्वेज का एनालिसिस कर सकें बच्चे। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, टू डेवलप देयर एबिलिटी टू एनालिसिस द लैंग्वेज, ये लाइन भी हम लिख सकते हैं। ग्रामर में हम कुछ नहीं रटाते, बस बच्चों की स्किल्स को बढ़ा देते हैं। जो लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को देख लें, लैंग्वेज को समझ लें, एक्यूरेट तरीके से लैंग्वेज का प्रयोग कर ले, और उनका जो एटीट्यूड है लैंग्वेज के प्रति वो अच्छा हो जाए। ग्रामर ये करती है हमारे लिए। टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर 2 तरह की होती है। अगर हम व्याकरण पढ़ने के तरीकों की बात करें, उन तरीकों के आधार पर ग्रामर 2 प्रकार की होती है। फॉर्मल ग्रामर, अगर कोई टीचर आपके क्लास में आपको व्याकरण पढ़ाने के लिए ही आता है, ग्रामर पढ़ाने के लिए, ग्रामर के सूत्र बताता है आपको, फॉर्मूले, और आप में फॉर्मूले रटते हैं, रूल्स रटते हैं, और उसके बाद ग्रामर आप सीख लेते हैं। उस तरीके को हम फॉर्मल ग्रामर बोलते हैं। टीचर क्लास में आपको व्याकरण या फिर ग्रामर पढ़ाने के लिए आया, ग्रामर के रूल्स बोर्ड पर लिखकर, एग्जाम्पल लिखकर आपको बताता है, वो तरीका फॉर्मल तरीका होता है। बाकी कुछ और करते हुए, खेलते कूदते, प्रोज पढ़ते, पोएट्री पढ़ते, कुछ और करते हुए हम जो ग्रामर सीख लेते हैं, उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रामर। इनफॉर्मल ग्रामर, पैडागोजिकल ग्रामर या फिर फंक्शनल ग्रामर, ये तीनों एक ही होती हैं। इनसे कौन जुड़ा हुआ है? नोम चोम्स्की जुड़ा हुआ है। नोम चोम्स्की के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे नोम चोम्स्की जुड़ा हुआ है। अगर टीचर आपको रूल वगैरह बताता है, व्याकरण सिखाने के लिए आपकी क्लास में आया है और व्याकरण ही सिखा रहा है रूल वगैरह पढ़ाकर, उसे हम फॉर्मल ग्रामर कहेंगे। बाकी सब कुछ हमारा इनफॉर्मल ग्रामर होता है। अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ बातचीत करते हुए 1-2 रूल व्याकरण का रट लेते हैं या फिर व्याकरण के कुछ रूल सीख लेते हैं ग्रामर के, वो इनफॉर्मल ग्रामर होगा। अगर आप प्रोज या पोएट्री पढ़ रहे हैं या फिर आपका टीचर प्रोज या पोएट्री पढ़ा रहा है, वहीं पर वह आपको व्याकरण थोड़ा सा बता देता है, ग्रामर के थोड़े से रूल बता देता है, उसे भी हम इनफॉर्मल ग्रामर कहेंगे। अगर आप कहीं पर कुछ पढ़ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ग्रामर के रूल समझ लेते हैं, उसे भी हम इनफॉर्मल ग्रामर कहेंगे। या फिर आपका टीचर कॉन्टेक्स्ट में किसी भी चीज़ के संदर्भ में आपको कोई रूल बता देता है या फिर ग्रामेटिकल फंक्शन बता देता है कुछ, उसे भी हम इनफॉर्मल ग्रामर कहेंगे। दिस मीन्स कनेक्टिंग ग्रामेटिकल पॉइंट या ग्रामर पॉइंट विद रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन मतलब इस तरह से बच्चे खेलते कूदते जो ग्रामर सीख लेते हैं, ग्रामेटिकल पॉइंट सीख लेते हैं, उसे हम इनफॉर्मल ग्रामर बोलते हैं। फॉर्मल ग्रामर में तो क्लासरूम टीचिंग आ जाएगा, जब टीचर ग्रामर पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हैं। बाकी सब कुछ इनफॉर्मल ग्रामर होगा। डेली लाइफ में जो आप ग्रामर सीखते हैं मम्मी पापा भाई बहन से, प्रोज पोएट्री आपका टीचर पढ़ा रहा है, प्रोज पोएट्री पढ़ाते टाइम आपका टीचर आपको ग्रामर पढ़ा दे, वो अभी इनफॉर्मल होगा। आप ग्रामर समझ ले कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी चीज़ के संदर्भ में आपने ग्रामर के रूल समझ लिए, वो भी इनफॉर्मल होगा। रियल लाइफ सिचुएशन में कोई ग्रामेटिकल पॉइंट आप समझ लेते हैं, वो भी इनफॉर्मल ग्रामर होगा। इनफॉर्मल ग्रामर, पैडागोजिकल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर एक ही चीज़ होती है। अब बात करते हैं कंप्रेहेंशन टीचिंग। कंप्रेहेंशन क्या होता है? इसे हम अनसीन पैसेज बोलते हैं। कंप्रेहेंशन का मतलब होता है समझ। आप इस चीज से क्या चीज समझते हैं, हमारी समझ चेक करता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन टीचिंग में क्या होता है? कोई टीचर हमें एक पैराग्राफ दे देता है इस तरह से, हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना होता है
पढ़कर उसके जो नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं इन क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। इससे क्या पता चलता है, लैंग्वेज के बारे में हमारी समझ कितनी है उसके बारे में एक टीचर पता लगा लेता है। कॉम्प्रहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रहेंशन ये होता है लैंग्वेज को पढ़कर उसका जो अर्थ निकाल रहे हैं हम, लैंग्वेज को पढ़कर समझने की क्षमता ही कॉम्प्रहेंशन कहलाती है। कॉम्प्रहेंशन में कोई टीचर एक पैराग्राफ देगा जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा, अनसीन पैसेज, उसके बाद वह टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेगा उस पैराग्राफ के बारे में, हमें उनका आंसर देना होगा। उन क्वेश्चनों के आंसर से हमारी समझ क्लियर हो जाती है कि बच्चे को इस पैराग्राफ की कितनी समझ है या फिर भाषा की कितनी समझ है। कॉम्प्रहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग समथिंग इन योर ओन वे, मतलब आप अपने तरीके से किसी चीज को कैसे समझते हैं उस प्रक्रिया को हम कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं, समझ बोलते हैं आपकी। कॉम्प्रहेंशन इज एन एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय इंटरेक्टिंग विद टेक्स्ट। कॉम्प्रहेंशन क्या होता है? लिखित जो टेक्स्ट है, रिटर्न जो टेक्स्ट है उसका मीनिंग निकालने की प्रक्रिया है, मीनिंग समझने की प्रक्रिया है। कंस्ट्रक्ट मीनिंग का मतलब होता है मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, बच्चा मीनिंग मेक कर रहा है, बच्चा मीनिंग बना रहा है। इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट या फिर इंटरेक्शन विद द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को पढ़कर, किसी टेक्स्ट को पढ़कर अगर हम उसका मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं उसे कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं। कॉम्प्रहेंशन कैन बी अचीव्ड बाय साइलेंट रीडिंग एंड आस्किंग कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन। अगर हम कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन बच्चों से इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों की समझ बढ़ती है। या फिर अगर हम साइलेंटली रीडिंग करने के लिए बोलते हैं बच्चों को कि आप साइलेंट रीडिंग करो, साइलेंट रीडिंग में बच्चे मीनिंग समझते हुए चलते हैं। साइलेंट रीडिंग से और क्वेश्चन पूछने से बच्चों की कॉम्प्रहेंशन बढ़ती है। अ टीचर शुड फोकस ऑन कॉम्प्रहेंशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रीडिंग। जब भी बच्चे रीडिंग शुरू करते हैं तभी से ही बच्चों की कॉम्प्रहेंशन पर एक टीचर को फोकस करना चाहिए, बच्चों की समझ बढ़ानी चाहिए एक टीचर को पढ़ते टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपोजिशन टीचिंग। कंपोजिशन का मतलब होता है रचना, रचना शिक्षण बोलते हैं इसे हम। रचना शिक्षण, आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी चीज लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 सेंटेंस लगातार लिख देता हूँ, एक पैराग्राफ बना देता हूँ, उसे ही रचना बोलते हैं, उसे ही कंपोजिशन बोलते हैं। किसी लैंग्वेज में आप कोई भी ओरल या रिटन वर्क लिखते हैं या ओरल या रिटन वर्क बनाते हैं, उसे हम कंपोजिशन बोलते हैं। क्रिएटिंग समथिंग इन योर ओन वे, लाइक एसे लिखना, एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना या फिर कोई भी एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना ही कंपोजिशन कहलाता है। आप अपने तरीके से कुछ भी चीज बना रहे हैं, एसे, एप्लीकेशन, लेटर या फिर कोई पैराग्राफ बना रहे हैं, उसे हम कंपोजिशन कहते हैं। ये क्या है? कंपोजिशन है, क्योंकि किसी ने एप्लीकेशन लिखी हुई है। एप्लीकेशन तो हमें दिख रही है लेकिन किसी ने अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज का कुछ प्रयोग किया है, लैंग्वेज में कुछ निर्माण किया है, उसे हम कंपोजिशन बोलते हैं। कंपोजिशन इंक्लूड्स बोथ द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, चाहे आप हिंदी पढ़ते हो चाहे इंग्लिश पढ़ते हो। जो कंपोजिशन है उसमें दोनों प्रक्रियाएं आती हैं, प्रोसेस भी आता है, प्रोडक्ट भी आता है। आप जो एसे, एप्लीकेशन या लेटर कुछ भी लिखते हैं, उसे लिखने की प्रक्रिया को हम कंपोजिशन कहते हैं। कि आप क्या कर रहे हैं? मैं कंपोजिशन कर रहा हूँ, मतलब किसी चीज़ का निर्माण कर रहा हूँ। और जब आप उसका निर्माण कर देते हैं, उस रचना को भी आप कंपोजिशन ही बोलते हैं। ये मेरी एक कंपोजिशन है। जो प्रोडक्ट आया है उस प्रोडक्ट को भी हम कंपोजिशन बोलते हैं, और उस प्रोडक्ट का बनाने की प्रक्रिया उसे भी कंपोजिशन ही बोलते हैं। द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट, दोनों चीज़ों को हम कंपोजिशन बोलते हैं। इट डेवलप्स इमेजिनेशन पावर एंड क्रिएटिविटी ऑफ द पीपल। ये तो मस्क हो जाता है, MUSC, सी को हम यही बोलते हैं, क्रिएटिविटी, पावर और इमेजिनेशन। ये तो हर जगह आता है, इसको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपोजिशन के बारे में समझ गए? कुछ भी नया निर्माण करना, कोई भी चीज़ लिखना इंग्लिश लैंग्वेज में कंपोजिशन कहलाता है। सप्लीमेंट्री रीडिंग, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सहायक, एक्स्ट्रा, सहायक, सहायक बोलते हैं सप्लीमेंट्री को। आपको हम पढ़ाना सिखाना चाहते हैं, एक बुक हमने आपको दे दी है प्रोज की एक बुक दे दी है हमने आपको, उसे आप पढ़ रहे हैं। एक हमने आपको पोएट्री दे दी है, पोयम की बुक दे दी है जिसे पोएट्री बोलते हैं। हमने आपको प्रोज दे दिया है, पोएट्री दे दिया, आप उसे पढ़ रहे हैं, हम आपको उसे पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके साथ हम आपको एक सप्लीमेंट्री की बुक भी दे देते हैं, ये सहायता करेगी आपके शिक्षण में। सप्लीमेंट्री में हम आसान सी स्टोरी रखते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसे बच्चे जब बोर हों या जब उनका पढ़ने का मन करे तब पढ़ लें। सप्लीमेंट्री एक तरह की एक्सटेंसिव रीडिंग है जो आपको इंजॉयमेंट के लिए, जब आप बोर हों तब पढ़ ले, टाइम पास करने के लिए पढ़ ले, या फिर अपने पठन की जो रीडिंग स्किल्स हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ लें, उसके लिए होता है।
सप्लीमेंट्री एक्चुअल में एक आसान सी बुक होती है, एक ऐसी बुक होती है जिसमें आसान आसान सी हमारी स्टोरी वगैरह होती हैं। इसको टीचर को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन टीचर एक्चुअल में स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं इसे, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। एक्चुअल में सप्लीमेंट्री आपकी हेल्प करने के लिए होती है, आप थोड़ा सा पढ़ लो, एंजॉयमेंट ले लो, दुनिया के मजे ले लो आप पढ़कर, इस चीज़ के बारे में होती है सप्लीमेंट्री। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग से मतलब होता है आप इंजॉय करने के लिए कुछ पढ़ते हैं। इट इज़ डन फॉर प्लेजर एंड इंजॉयमेंट, वही बात आ जाती है। एक्सटेंसिव रीडिंग या फिर सप्लीमेंट्री रीडिंग, आप इंजॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए कुछ पढ़ रहे हैं। इट डेवलप्स इंटरेस्ट इन रीडिंग। सप्लीमेंट रीडिंग क्या करता है, पठन में आपका इंटरेस्ट पैदा करता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, आपका मन करता है पढ़ने के लिए। इट इंक्रीजेज वोकेबुलरी, अब ये तो आसान सी पॉइंट है तो हर जगह आएगा। इट इम्प्रूव्स रीडिंग स्किल, ये भी सही है। सप्लीमेंट्री क्या, रीडिंग स्किल तो हमारा रहेगा ही रहेगा। अगर MUSC की भी हम बात करें, MUSC, इसमें S का मतलब स्किल ही हो जाता है। तब सप्लीमेंट्री रीडिंग क्या है, एक तरह की एक्सटेंसिव रीडिंग है जिसका प्रयोग करके आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाता है कि आप पढ़े। आसान सी स्टोरीज का एक समूह होता है ये, आप पढ़ते हैं इसे इंजॉयमेंट करने के लिए, प्लेजर के लिए, कि मजा लेने के लिए, आप पढ़ाई में मजा, कि हम पढ़कर मजा प्राप्त करेंगे, इस तरह के लिए आप पढ़ते हैं। लिटरेचर टीचिंग, साहित्य शिक्षण। अब लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर, हम बच्चों को जो लिटरेचर पढ़ाते हैं वो 6th क्लास से पढ़ाना शुरू करते हैं, अपर प्राइमरी लेवल से, जिसे हम UP बोल देते हैं, अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल से हम बच्चों को लिटरेचर पढ़ाना शुरू करते हैं। लिटरेचर क्या होता है, प्रोज, पोएट्री, ये जब जो भी कुछ होता है हमारी इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, उसे उस लैंग्वेज का लिटरेचर बोलते हैं। किसी भी लैंग्वेज का रिटन या फिर ओरल वर्क लिटरेचर कहलाता है। अब तक जो हमारे राइटर हुए हैं, पोएट हुए हैं, उन्होंने जो भी रिटन या ओरल वर्क किया है उस लैंग्वेज में, उसे हम उस भाषा का लिटरेचर बोलते हैं। लिटरेचर रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ ओरल एंड रिटन वर्क ऑफ एनी लैंग्वेज। लिटरेचर वर्क्स एज एवोल्यूशनरी फंक्शन फॉर अ लैंग्वेज। लिटरेचर एवोल्यूशनरी फंक्शन के रूप में काम करता है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। किसी भी भाषा का साहित्य उस भाषा के विकास में या उस भाषिक समाज के विकास में बहुत सहायता करता है। तो लिटरेचर कैसा काम करता है, एवोल्यूशनरी फंक्शन के रूप में काम करता है। लिटरेचर किसी भी समाज से जुड़ा हुआ रहता है, जिस समाज का लिटरेचर होगा उस समाज से जुड़ा हुआ होगा वह, या तो उस समाज से, या फिर कोई पोएट लिटरेचर को किसी दूसरे समाज के संदर्भ में भी लिख सकता है। तब लिटरेचर किसी न किसी समाज से जुड़ा हुआ होता है। लिटरेचर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट इन सोसाइटी, बात वही हो जाती है, लिटरेचर किसी न किसी समाज से जुड़ा हुआ रहता है। लिटरेचर एक्सपोजेज डिफरेंट जानराज, कल्चर एंड सोशल इशूज। लिटरेचर क्या करता है, हमें बताता है डिफरेंट जानराज के बारे में। जानराज क्या होता है, हमारी प्रोज, पोएट्री, लैंग्वेज की जो फॉर्म होती है, ओडे होता है, सोनेट होता है, फिक्शन होता है, नॉन फिक्शन होता है, अलग अलग जो फॉर्म्स होती हैं लैंग्वेज की, जानराज जो होती है उनके बारे में लिटरेचर बताता है हमें। किसी सोशल कल्चर के बारे में बता देगा, हमारे जो सोशल इशू हैं उनके बारे में बता देगा। प्रेमचंद ने जातिवाद के बारे में काफ़ी सारा लिटरेचर लिखा हुआ है जो कि UPSC में पढ़ाया भी जाता है। तब लिटरेचर हमारे समाज से संबंधित होता है, समाज के इशू के बारे में बता देता है हमें, कल्चर के बारे में बता देता है और जानराज के बारे में बता देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सम जानराज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आर। इंग्लिश लिटरेचर की कुछ जानराज, जानराज से मतलब फॉर्म, इंग्लिश लिटरेचर की कुछ फॉर्म, प्रोज, पोएट्री, नोवेल, स्टोरी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ये ETC काफ़ी सारे होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इट इंक्रीजेज इमेजिनेशन पावर, ये तो आसान हो जाता है, मस्क में आ जाता है, ये तो हमेशा हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। इट डेवलप्स स्टूडेंट टू कनेक्ट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ये सही है। ये क्या करता है, स्टूडेंट को डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज से कनेक्ट कर देता है। लिटरेचर के बारे में अब आप समझ पाए क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, बाल साहित्य। अब जो प्रॉपर लिटरेचर है किसी भी लैंग्वेज का वो हम 6th क्लास के बाद से शुरू करते हैं, 6th क्लास से शुरू करते हैं। 6th क्लास से पहले हम बच्चों को बाल साहित्य पढ़ाते हैं, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन पढ़ाते हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक हम बच्चों को लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन पढ़ाते हैं, बाल साहित्य। अब लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन क्या होता है, आसान सी पोएम का और स्टोरीज का एक कलेक्शन होता है, जिसमें आसान सी इजी सी पोएट्री होती है जिसे बच्चे आसानी से रट लें, आसानी से समझ लें
और इजी इजी सी स्टोरी होती है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दादी अम्मा मान जाओ, देखो देखो कौन आया, डाकिया आया, क्या लाया, गुब्बारे लाया, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। डाकिया तो वैसे गुब्बारे लाता नहीं, लेकिन इस तरह की आसान आसान सी पोएट्रीज का, कविताओं का, स्टोरीज का, कहानियों का जो ग्रुप होता है छोटे बच्चों के लिए जो बनाई जाती हैं, उन्हें हम उस ग्रुप को हम लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन कहते हैं। क्लास 1 से क्लास 5 तक हम लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन पढ़ाते हैं बच्चों को। इसके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाने की प्रैक्टिस करते हैं। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन के द्वारा हम बच्चों को लिटरेचर की नॉलेज नहीं देते कि प्रोज क्या होता है, पोएट्री क्या होता है, उसके बारे में हम नहीं बताते। हम लैंग्वेज के बारे में बच्चों को बताते हैं कि लैंग्वेज ऐसी होती है, आप लैंग्वेज बोलो, लैंग्वेज को बोलने के, पढ़ने के अवसर देते हैं हम लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन के द्वारा बच्चों को, न कि लिटरेचर की नॉलेज देते हैं। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज़ एन ऑथेंटिकेटेड या ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग कवरिंग वेरियस जॉनराज। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन क्या होता है? एक ऑथेंटिक सोर्स होता है बच्चों के लिए, एक प्रमाणिक मतलब एक अच्छा सोर्स होता है पठन के लिए, पढ़ने के लिए। बहुत ही अच्छी चीज़ होती है लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। जब हम लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों का पढ़ना या लैंग्वेज सीखने में। तब ये एक ऑथेंटिक मतलब अच्छा प्रमाणित, एक प्रमाणिक सोर्स है बच्चों को भाषा सिखाने का। कवरिंग वेरियस जानराज, अब इसमें बहुत सारे जानराज होते हैं, ऐसा ही नहीं होता कि एक पोएट्री मिलेगी बस। पोएट्री भी हो सकती है, कोई प्रोज का भी लेसन हो सकता है, स्टोरी भी हो सकती है, आसान आसान सा होगा जो भी होगा, टफ कुछ नहीं होगा। इट इज़ कंसिडर्ड बेस्ट एज प्राइमरी लेवल फॉर इम्प्रूविंग लैंग्वेज। बच्चों को भाषा सिखाने के लिए सबसे बेहतरीन होता है ये प्राइमरी स्टेज में, इससे बेहतरीन कुछ नहीं माना जाता। और लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन में भी हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देते हैं? पोएट्री को देते हैं, क्योंकि पोएट्री को बच्चे रट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिटरेचर डेवलप्स इमेजिनेशन पावर, लॉजिकल पावर, सेल्फ स्टडी एबिलिटी, थिंकिंग, मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन। अब लिटरेचर बच्चों में बहुत सारी चीज़ों का विकास करता है। इमेजिनेशन पावर, लॉजिकल पावर, सेल्फ स्टडी, थिंकिंग, मोरल वैल्यूज, ये सब हमारा मस्क है, MUSC, इसमें है ये सब कुछ। इमेजिनेशन पावर और लॉजिकल पावर तो C में है। C का मतलब होता है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब हमारा बौद्धिक स्तर ऊंचा करेंगे। इमेजिनेशन पावर और लॉजिकल पावर वो बौद्धिक स्तर से सम्मिलित होता है। सेल्फ स्टडी, पढ़ना, पढ़ना क्या होता है? एक स्किल होता है। थिंकिंग भी हमारा C में आ जाता है, बुद्धि से संबंधित होता है, क्रिएट करने से संबंधित होता है कुछ। मोरल वैल्यूज यहाँ पर आ जाता है। तब ये तो आसान था, मस्क तो हमेशा आपके साथ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू कनेक्ट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। ये सही पॉइंट है। वी डोंट टीच लिंग्विस्टिक जानराज बाय लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, ये बता दिया है मैंने। जो लिंग्विस्टिक जानराज है, प्रोज पोएट्री, हम उनके बारे में नहीं बताते बच्चों को, बस उनसे कनेक्ट कर देते हैं, बच्चे देख लें कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है लैंग्वेज में। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन का यूज हम इस वजह से ही करते हैं कि बच्चे लैंग्वेज के संपर्क में आ जाए, लैंग्वेज के कांटेक्ट में आ जाए, बच्चे लैंग्वेज का प्रयोग कर लें, कुछ पढ़ लें, कुछ रट लें जल्दी से, जिससे कि वे लैंग्वेज का प्रयोग करते रहें। अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक्स की, जिसे हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं। टेक्स्ट बुक क्यों पढ़ाते हैं हम बच्चों को, या फिर क्यों यूज करते हैं स्कूल में? जो सबसे बेसिक काम है टेक्स्ट बुक का वो तो है हमारा सिलेबस बताना हमें कि हमारा सिलेबस क्या है। टेक्स्ट बुक हमारा सिलेबस ही हमें बताती है कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक शुड बी लर्नर सेंटर्ड। जो हमारी किताबें हैं वे छात्र केंद्रित होनी चाहिए, इस तरह से बनी होनी चाहिए जिनके सेंटर में छात्र है। उनमें ऐसी चीज़ें लिखी होनी चाहिए जिनमें बच्चे कुछ क्रिया करके सीखते हैं। इट शुड बी प्रिंटेड इन चिल्ड्रंस मदर टंग। क्लास 1 से 5 तक की जो भी टेक्स्ट बुक हैं वे मदर टंग में उनकी प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को हम उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाई कराते हैं, मदर टंग में ही टीचिंग करते हैं उनकी हम क्लास 1 से 5 तक। इट शुड बी रिलेटेड टू चिल्ड्रंस एनवायरनमेंट। जो बच्चों का एनवायरनमेंट है, जिस माहौल में बच्चे रहते हैं, अगर राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी एनवायरनमेंट के आधार पर बुक होनी चाहिए। अगर पहाड़ों पर रहते हैं तो पहाड़ी एनवायरनमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। अगर मुंबई में रहते हैं तो समुद्री एनवायरनमेंट के हिसाब से बच्चों की बुक लिखी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि राजस्थान में रहने वाले बच्चों के किताब के बारे में हमने पहाड़ों वाली चीज़ लिख दी। जैसा माहौल ऐसी बुक होनी चाहिए बच्चों के लिए। अ टेक्स्ट बुक शुड कंटेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। ये तो सही हो जाता है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो लैंग्वेज की डिफरेंट फॉर्म होती है उनके बारे में होनी चाहिए टेक्स्ट बुक। एक टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज की बहुत सारी फॉर्म होनी चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे बहुत सारी फॉर्म के बारे में जानेंगे, उन्हें प्रयोग करना सीखेंगे। दीज
हेल्प्स, दीज हेल्प अचीविंग करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स। जो टेक्स्ट बुक होती हैं वे हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में सहायक होती है। टेक्स्ट बुक जो हमारी किताबें होती हैं उन्हें हम टीचिंग लर्निंग एड नहीं मानते, टीचिंग एड नहीं मानते, टीचिंग मटेरियल नहीं मानते। टेक्स्ट बुक क्या होता है, सिलेबस बता देता है, टीचिंग एड नहीं होता, और जनरली ये स्टूडेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। इसमें लैंग्वेज अलग अलग तरह की यूज होनी चाहिए जिससे कि बच्चे अलग अलग तरह की लैंग्वेज के संपर्क में आ सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टोरी टीचिंग की, कहानी शिक्षण। अब कहानी क्यों पढ़ाते हैं हम बच्चों को? कहानी इस वजह से पढ़ाते हैं बच्चों को हम ताकि बच्चों का पठन में इंटरेस्ट पैदा हो जाए। रीडिंग में स्टोरी क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज होती है स्टूडेंट्स के लिए, इंटरेस्टिंग होती है, स्टूडेंट इंटरेस्टिंग फाइंड करते हैं स्टोरी को, स्टूडेंट्स स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं। इस वजह से हम बच्चों को छोटी छोटी कहानियां भी पढ़ाते हैं। कहानियों के माध्यम से बच्चे इंजॉय करते हैं, प्लेजर प्राप्त करते हैं, और जो अपना टाइम होता है उसको अच्छी जगह पर लगा लेते हैं। अगर किसी बच्चे के पास कोई टाइम नहीं है तो वह कोई स्टोरी पढ़ लेगा। एक्सटेंसिव रीडिंग होता है कहानी। एक्सटेंसिव रीडिंग से मतलब होता है आप इंजॉयमेंट के लिए कुछ पढ़ रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। इट डेवलप्स इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी, मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन। ये तो मस्क होता है, इंपॉर्टेंट है, ये मस्क हमेशा रहेगा, लेकिन ये कहानी के साथ हमेशा यही जाएगा। इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी, मोरल वैल्यूज कौन पैदा करता है? ज़्यादा कहानी पैदा करता है। और कहानी इंटरेस्ट भी पैदा करता है बच्चों का पठन में। इंटरेस्टिंग होती हैं कहानियाँ, तब बच्चे जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं अगर हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं। स्टोरी टेलिंग हेल्प्स डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लिंग्विस्टिक स्किल्स। बच्चों के कौशलों का विकास होगा, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग हेल्प टू लैंग्वेज डेवलपमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स लैंग्वेज एज होल। ये भी सही बात है, स्टोरी टेलिंग भाषिक विकास में मदद करता है बच्चों की, क्योंकि ये लैंग्वेज को पूरी तरह से बच्चों के सामने रख देता है। अब लैंग्वेज एज होल का मतलब होता है कोई लैंग्वेज आपके सामने बोल रहा है। आप लैंग्वेज दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, एक तो पार्ट में, अगर पार्ट में प्राप्त करेंगे तब आपको ग्रामर पढ़नी होगी। ग्रामर, एक दिन आपने वर्ड पढ़ा, एक दिन सेंटेंस, एक दिन नाउन, एक दिन प्रोनाउन, एक दिन कुछ और पढ़ा, तो टुकड़ों में मिल रही है, होल नहीं मिल रही पूरी आपको लैंग्वेज। लेकिन अगर कोई आपके सामने लैंग्वेज बोल रहा है या कोई स्टोरी पढ़ा रहा है आपको, स्टोरी सुना रहा है आपको, तो वो लैंग्वेज आपको होल प्रोवाइड करा रहा है। पूरी लैंग्वेज आपको एक स्टोरी में मिल जाती है, टुकड़ों में नहीं मिलती। शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा। शॉर्ट स्टोरी भी स्टोरी की तरह ही होती है, बस ये छोटी कहानियां होती हैं जिन्हें हम एक पूरे पब्लिश नहीं कर सकते एक पुस्तक के रूप में इतनी आसानी से। छोटी छोटी कहानियां होती हैं ये बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पठन के प्रति इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। ये भी एक्सटेंसिव रीडिंग ही होती है, पूरा स्टोरी की तरह ही होती है शॉर्ट स्टोरी, बस ये कहानी से थोड़ा छोटा होती है। It is a functional prose tale of no specific length but too short to be published as a volume। ये छोटा होता है, इसे हम एज अ वॉल्यूम पब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन ये एक कहानी होती है छोटी सी जिसकी कोई भी एक लेंथ फिक्स नहीं है कि कितनी लेंथ इसकी फिक्स होगी। छोटी कहानी है जिसे हम एक वॉल्यूम के रूप में पब्लिश नहीं कर सकते। एक तरह से एक्सटेंसिव रीडिंग ही है, ऊपर वाले की तरह ही है सब कुछ। अब बात करते हैं नोवेल टीचिंग की, उपन्यास शिक्षण। नोवेल भी एक तरह का एक्सटेंसिव रीडिंग ही है। एक्सटेंसिव रीडिंग से मतलब इंजॉयमेंट के लिए हम पढ़ते हैं। हम अभी भी दुकान पर जाते हैं, नोवेल खरीद कर लाते हैं, चेतन भगत के नोवेल या प्रेमचंद के नोवेल में हम क्या करते हैं, घर पर आराम से बैठकर पढ़ते हैं। जब हमें कुछ काम नहीं होता पढ़ लेते हैं, कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा, इंजॉय कर लेंगे हम, और थोड़ा सा ज्ञान मिल जाएगा हमें। इट प्रोमोट्स टीचिंग फॉर फन। टीचिंग फॉर फन का मतलब वही हो जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग ही। एक्सटेंसिव रीडिंग आप इंजॉयमेंट के लिए कुछ पढ़ रही हैं। एस्से टीचिंग, एस्से टीचिंग के बारे में, निबंध शिक्षण के बारे में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें साइलेंट रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों को एस्से पढ़ा रही हैं तब आप साइलेंट रीडिंग का यूज करेंगे। सीटेट क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि एस्से पढ़ाने के लिए आपको उस टॉपिक की समझ होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बच्चा किसी भी टॉपिक पर एस्से लिख दे, एस्से लिखने के लिए उस बच्चे को उस टॉपिक की समझ होनी चाहिए, और एक ऐसी रीडिंग जिसके द्वारा बच्चे किसी भी टॉपिक को समझते हैं उसे हम साइलेंट रीडिंग बोलते हैं। साइलेंट रीडिंग के द्वारा ही बच्चे टॉपिक को समझते हैं। होमवर्क, अब होमवर्क बच्चों को हम इस वजह से नहीं देते कि हम जानना चाहते हैं कि बच्चे घर जाकर क्या करते हैं। नहीं, होमवर्क हम बच्चों को इस वजह से देते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है। हम होमवर्क बच्चों को इस वजह से देते हैं कि हम बच्चों की लैंग्वेज को विस्तार देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे घर पर भी जाकर किसी लैंग्वेज का प्रयोग कर लें या जो सीखा है उस ज्ञान का प्रयोग कर लें।
होमवर्क न तो रोज दिया ना जाना चाहिए और न ही रोज चेक किया जाना चाहिए, नहीं तो जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है वो होमवर्क सेंटर्ड ही हो जाएगी। बच्चे होमवर्क करने के लिए स्कूल आना शुरू कर देंगे, तो होमवर्क रोज न तो दिया जाना चाहिए न चेक किया जाना चाहिए। और ये चाइल्ड जो लैंग्वेज है, चिल्ड्रंस लैंग्वेज को एक्सटेंशन प्रदान करता है, उसे विस्तार प्रदान करता है। होमवर्क शुड नॉट बी गिवन और रिव्यूड रेगुलरली, रोज नहीं दिया जाना चाहिए। होमवर्क शुड इंक्लूड वैरायटी, होमवर्क अलग अलग तरह का हो, ऐसा नहीं है रोज आप एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं, कभी कुछ होमवर्क दिया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वैरायटी होनी चाहिए होमवर्क में। इट एक्सपैंड्स टीचिंग लर्निंग, मतलब जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है, एक्सटेंशन प्रदान कर देता है। ये तीनों पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वोकैबुलरी की, वर्ड मीनिंग की, शब्दार्थ शिक्षण। हमें बच्चों को वोकैबुलरी सीधा सीधा नहीं पढ़ानी चाहिए। अगर कोई शब्द आ गया जिसका बच्चे अर्थ नहीं जानते, तब हमें बच्चों को उसका अर्थ नहीं बताना चाहिए। हम सीधा सीधा अगर बच्चों को अर्थ बता देंगे तब बच्चे उसका अर्थ रटेंगे, और रटने की प्रोसेस को हम अच्छा नहीं मानते। हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि आप सोचकर बताओ कि इस सेंटेंस में इस शब्द का क्या मतलब हो सकता है। बच्चे क्या करेंगे, उस सेंटेंस के संबंध में, जिस संबंध में वो सेंटेंस चल रहा होगा, उस संबंध में या फिर उस संदर्भ में उस वर्ड का मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद कुछ करके सीख रहे हैं, इसे ही हम अच्छा मानते हैं। हमें बच्चों को वर्ड का मीनिंग नहीं बताना चाहिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वे कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट से मतलब होता है जिस संबंध में वो बात चल रही है उस बात के संबंध में उस वर्ड का मीनिंग निकालें खुद। A word gets its meaning in relation to its context. Its context से मतलब है जिस चीज के बारे में वह पैराग्राफ या वो सेंटेंस चल रहा होगा, उसी चीज के बारे में उस शब्द का मतलब निकलेगा। We should give ample opportunities to students to understand a word's meaning in context. वही बात हो जाती है, हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे कि बच्चे उस वर्ड का मतलब समझ सके इन कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में, उस चीज के रिलेशन में। कॉन्टेक्स्ट होता है किसी भी चीज के रिलेशन में। रीडिंग एंड कम्युनिकेशन इंक्रीजेज वोकैब। अगर कोई बच्चा रीडिंग कर रहा है, साइलेंट रीडिंग कर रहा है या फिर दूसरों से बातचीत कर रहा है, इन दोनों चीज़ों के द्वारा बच्चा अपनी वोकैबुलरी सुधार सकता है। टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, वोकैबुलरी भी अब दो प्रकार की होती है, एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी तो ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम रोज प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम सोते टाइम भी समझ लेते हैं और आसानी से बोल लेते हैं। जो वर्ड हमारे उंगलियों पर हैं, फिंगर टिप पर हैं, आसानी से बोल लेते हैं, हम आसानी से समझ लेते हैं, उन्हें एक्टिव वोकैबुलरी बोलते हैं। लेकिन ऐसे वर्ड जिन्हें हम बोलते हुए थोड़ा फंस जाते हैं, हम बोल तो सकते हैं लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं उन्हें, उन वर्ड को हम रोज प्रयोग नहीं करते, जिस वजह से कभी कभी में हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं। आसान आसान वर्ड जिन्हें हम रोज प्रयोग करते हैं, एक्टिव वोकैबुलरी। कठिन कठिन से वर्ड जिन्हें हम आसानी से रोज प्रयोग नहीं करते, कभी कभार जरूरत पड़ती है उनकी, उसे हम पैसिव वोकैबुलरी बोलते हैं। पीपल कैन स्पीक एंड राइट इजीली, ऐसे वर्ड जिन्हें लोग आसानी से बोल सकते हैं और लिख सकते हो। वी यूज एक्टिव वोकैबुलरी डेली इन लाइफ, एक्टिव वोकैबुलरी को हम अपनी रोजाना लाइफ में यूज करते हैं। पैसिव वोकैबुलरी, दीज वर्ड्स आर नॉट यूज फ्रीक्वेंटली, ये शब्द हम रोजाना हमेशा प्रयोग नहीं करते बार बार। पीपल अंडरस्टैंड बट कांट यूज, पीपल इन्हें समझ तो जाते हैं लेकिन इतनी आसानी से प्रयोग नहीं करते, कभी कभार यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोनंसिएशन की, उच्चारण शिक्षण। अब प्रोनंसिएशन पर हम ज्यादा बल नहीं देते बच्चों की प्रोनंसिएशन सुधारने पर। प्रोनंसिएशन बच्चे धीरे धीरे अपना सुधारते रहते हैं। प्रोनंसिएशन सुधारने के लिए स्किल कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, लिसनिंग। अगर बच्चे चीजों को सुनेंगे तब उनकी प्रोनंसिएशन इंप्रूव हो जाएगी। प्रोनंसिएशन इंप्रूव करने के लिए हमें इस लिसनिंग पर बल देना चाहिए। टू इम्प्रूव लर्नर्स प्रोनंसिएशन अ टीचर शुड यूज TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। वही बात हो जाती है, हमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड, जिससे बच्चे सुने, क्योंकि बच्चे सुनकर अपना प्रोनंसिएशन अच्छा कर सकते हैं। लिसनिंग हेल्प्स इंप्रूविंग प्रोनंसिएशन, बता चुका हूं मैं आपको। प्रोनंसिएशन ब्रिंग्स क्लैरिटी इन लैंग्वेज, प्रोनंसिएशन क्या करता है, शुद्धता लाता है, क्लैरिटी लाता है भाषा में, भाषा अच्छी आसान हो जाती है, समझने में आसानी होती है भाषा को। स्पेलिंग टीचिंग, ये पहले भी आ चुका है शायद, स्पेलिंग टीचिंग यहाँ पर हम, अच्छा ये वर्ड मीनिंग टीचिंग था वो, ये स्पेलिंग टीचिंग है, दोनों में अंतर है थोड़ा सा।
वर्ड मीनिंग टीचिंग में तो हम बच्चों को अर्थ निकालना सिखाते हैं, स्पेलिंग टीचिंग में हम बच्चों को स्पेलिंग पढ़ाते हैं किसी भी वर्ड की। अब स्पेलिंग हमें बच्चों को रटानी नहीं चाहिए। अगर हम बच्चों को स्पेलिंग पढ़ाना चाहते हैं तब एक तो उसके लिए रीडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो स्पेलिंग में समझते हुए चल देंगे कि इस शब्द को क्या बोलते हैं, इस शब्द की क्या स्पेलिंग है। पहली चीज़ तो रीडिंग होती है। दूसरी क्या होती है, प्लेइंग या फिर गेम्स। हम गेम्स खिला सकते हैं बच्चों को स्पेलिंग इंप्रूव कराने वाले। स्पेलिंग इंप्रूव करने के लिए एक तो रीडिंग इंपॉर्टेंट है, गेम्स इंपॉर्टेंट है। प्लेवे मेथड इज यूज फॉर इंप्रूविंग स्पेलिंग। प्लेवे मेथड वही होता है गेम, बच्चे खेल रहे हैं कुछ। ओरल रीडिंग कैन इंप्रूव वंस स्पेलिंग, वही बात हो जाती है। गेम खिलाओ बच्चों को और पढ़ाई कराओ। अगर आप बच्चों को कुछ पढ़ने के लिए कहेंगे तब बच्चे वर्ड मीनिंग रटेंगे, शब्दों का अर्थ समझेंगे और स्पेलिंग समझेंगे। अगर आप बच्चों को कुछ सुनने के लिए कहेंगे तब बच्चे प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा अंतर आपको पता होना चाहिए। ये आज की डिफरेंट टीचिंग थी जो इंग्लिश में होती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की जो इस टॉपिक से सीटेट एग्जाम हमसे पूछता है। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोज टीचिंग क्या होता है? डेवलप लिंग्विस्टिक स्किल। प्रोज टीचिंग के बारे में अगर हम बताना चाहें, मस्क होता है प्रोज टीचिंग। मस्क MUSC इंपॉर्टेंट होता है प्रोज टीचिंग में। लिंग्विस्टिक स्किल्स आ गया स्किल। टू इंक्रीज एक्टिव एंड पैसिव वोकेबुलरी, हाँ ये भी प्रोज टीचिंग के बारे में हमने पढ़ा है। प्रोज टीचिंग, क्योंकि प्रोज टीचिंग में क्या होगा, बच्चे प्रोज पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तो बच्चों की वोकेबुलरी अच्छा होगी। इट डेवलप्स फ्लुएंसी एंड इंटोनेशन, मतलब बच्चे पठन करते हुए उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना सीखते हैं, ये भी सीख जाते हैं बच्चे। जब भी बच्चे पढ़ेंगे तब उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना तो सीखेंगे ही। इसका आंसर डी हो जाता है। प्रोज टीचिंग में सब कुछ शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोएट्री टीचिंग शुड आइडियली बी मेंट फॉर। पोएट्री टीचिंग किससे संबंधित होता है? पोएट्री टीचिंग मेनली तो दो चीज से संबंधित होता है। पहला तो प्लेजर, इंजॉयमेंट, एप्रिसिएशन, जॉय। दूसरा होता है उतार चढ़ाव के साथ, हम रिदम के साथ, इंटोनेशन के साथ पढ़ना सीखते हैं। पोएट्री टीचिंग किससे संबंधित है? लर्निंग ग्रामर नहीं, लर्निंग पोएटिक डिवाइसेस नहीं, वोकेबुलरी बिल्डिंग ये हो सकता है, पोएट्री हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। इंजॉयमेंट, एप्रिसिएशन ये सही है, इसका आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। अगर आप पोएट्री पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चे पोएट्री को पढ़ रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा? टू रीड विद स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, ये सही है। बच्चे स्ट्रेस एंड इंटोनेशन के साथ पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि पोएट्री में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट द पोएम, गलत। बच्चे पोएम के बारे में अपने विचार कहेंगे। टू बिकम अवेयर ऑफ पोएट, बच्चे पोएट के बारे में जानेंगे, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जानेंगे बच्चे उस पोएट्री का, ऐसा तो कुछ नहीं होता। इसका आंसर ए ही होता है पोएट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड। अगर हम बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं, एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन पर एक टीचर को कब बल देना चाहिए? शुरुआत से ही, जैसे ही हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, पढ़ने की समझ पर या पढ़ी हुई सामग्री का अर्थ निर्माण की समझ पर हमें शुरुआत से ही बल देना चाहिए। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। चिल्ड्रन लिटरेचर के बारे में क्या चीज एक सही नहीं है? इट मेक्स देम अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर। अब ये हो भी सकता है, क्योंकि चिल्ड्रन लिटरेचर क्या करता है, जो हमारे कल्चर हैं उनके बारे में सम्मान पैदा करने की भावना हमारे अंदर पैदा करता है। क्योंकि ये कल्चर वगैरह की बात हमारे मोरल में आ जाती है, मोरल। अब मोरल क्या होता है? मस्क होता है, MUSC। M मतलब मोरल होता है, और मोरल हमारा जो वो होता है कल्चर वगैरह, उसमें ही आता है मोरल। कल्चर, मोरल, नैतिक कानून सिखाना में, नैतिकता, झूठ न बोलना, सामाजिक ज्ञान देना, कल्चर की नॉलेज देना, वो सब हमारे मोरल में आता है। देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डेट्रियोरेट्स एंड गेट्स वर्स, ये गलत है, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अगर हम बच्चों को लिटरेचर पढ़ाएंगे तो बच्चों की जो पढ़ने की क्षमता है वो खराब हो जाएगी, ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी। हम पहले वाले में वैसे ही दिमाग लगा रहे हैं, बी वाला तो क्लियर समझ में आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इट हेल्प्स डेवलपिंग लर्नर्स इमेजिनेशन, इट हेल्प्स लर्निंग लैंग्वेज, ये दोनों है, इसका बी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की क्या एक फॉर्म नहीं है? त्रिवलोक है, वन एक्ट प्ले भी है। वन एक्ट प्ले आप इसे क्या कह सकते हैं? एकांकी पे कह सकते हैं, एकांकी। नाटक का एक अंक, एकांकी, बिंदी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर नहीं।
डिक्शनरी नहीं है, डिक्शनरी हमारा कोई भी एक फॉर्म नहीं है लिटरेचर का, इसका आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन क्या होता है? एज रीडिंग ऑथेंटिक सोर्स होता है, ऑथेंटिकेटेड सोर्स, अच्छा परमाणिक सोर्स होता है। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन हमने पढ़ा था, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग, आंसर इसका सी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें काफी सारे जानराज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर, एक्टिव वोकेबलरी का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो हम रोज डेली लाइफ में आसानी से यूज कर सकते हो। फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल, यूज्ड ओकेजनली गलत बात, डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस गलत बात, यूज्ड फ्रीक्वेंटली, आसानी से, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है रोज आप आसानी से प्रयोग कर सकते हो, आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, इन CONTEXT, हमने कई बार पढ़ लिया है, संदर्भ में कोई भी शब्द अपना मतलब कॉन्टेक्स्ट में प्राप्त करता है, जिस संबंध में या जिस संदर्भ में वो पैराग्राफ या वो सेंटेंस चल रहा है, उस सेंटेंस के उस पैराग्राफ के संबंध में या संपर्क में या के बारे में या फिर कॉन्टेक्स्ट में एक शब्द का अर्थ निकलेगा। कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? ये रहा, इसका आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 10th क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर, ग्रामर पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है? टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टुवार्ड्स लैंग्वेज, ये सही है। टू मेक देम अवेयर ऑफ करेक्ट लैंग्वेज पैटर्न, ये भी सही है। टू स्पीक एंड राइट लैंग्वेज करेक्टली, ये भी सही है, इसका आंसर डी हो जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक था, आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सीटैट ग्रुप में दोस्तों के साथ। सीटैट की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।